हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारा पाठ चल रहा था संस्कारों एवं शास्त्रों की लड़ाई, जिसमें हमने कल लेखक परिचय के बारे में विस्तृत से चर्चा हुई, पाठ के बारे में विस्तृत चर्चा हुई और एक व्यंग्य भरा एक उदाहरण पढ़ा, जिसमें लेखक ने अपने एक मित्र जिसको मुंडन कराया हुआ देखकर काफ़ी चर्चा हुई थी। अब इस पाठ में मैंने पहले ही परिचय में बताया था, कुछ उदाहरण हैं। तो दूसरा उदाहरण है लेखक के मित्र का। लेखक का एक मित्र और है, वो भी कैसा है, उसके बारे में लेखक कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न है, विचारों और कर्म से क्रांतिकारी है। लेखक कहता है मैं उससे ज्ञान और प्रेरणा लेता हूँ। एक दिन होता क्या है, लेखक ने देखा कि उसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संपन्न जो मित्र है, उसने धोती बांध रखी है और पालथी मारे हुए सत्यनारायण की कथा सुन रहा है। लेखक ने जब ये दृश्य देखा तो लेखक ने अपने लिए कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे एम्बुलेंस ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया। यहाँ व्यंग्य है, एम्बुलेंस ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया। लेखक का कहने का उद्देश्य क्या है, एम्बुलेंस जो घायलों को ले जाती है, एम्बुलेंस जो दुर्घटनाग्रस्तों को ले जाती है, एम्बुलेंस जो पीड़ितों को ले जाती है, अगर वही किसी की दुर्घटना या एक्सीडेंट कर देता है तो आप समझ सकते हैं लेखक का कहने का उद्देश्य क्या हुआ। लेखक ने दूसरे दिन पूछा अपने उस मित्र से, ये तुम्हारी क्या हरकत है? तब उसने कहा कि मैं क्या करता, मदर इन लॉ का दबाव है। लेखक को जब मदर इन लॉ का नाम सुना तो उन्होंने सोचा कि मदर इन लॉ सास से अलग होती होगी, लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ तजुर्बे का अंतर था। तो फिर इसके बाद लेखक क्या कहता मदर इन लॉ के बारे में? लेखक कहता है कि एक व्यक्ति के लिए मदर इन लॉ सबसे बड़ी क्रांति है और उस मदर इन लॉ को जीतने का पहला सबसे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि कारण क्या है कि मदर इन लॉ है वो पत्नी देती है, पत्नी अपने कर्तव्य दायित्वों को आगे बढ़ाती है, वह बच्चे देती है, और मदर इन लॉ फिर आकर ये कह देती है कि आप कम से कम अपने बारे में नहीं तो इन बच्चों के बारे में तो जरूर सोचिए। कहने का मतलब लेखक का ये है कि मदर इन लॉ सास इस युग में, जिसे हम कलयुग कहते हैं, लेकिन मैं अपने दृष्टिकोण से ये कह सकता हूँ कलयुग से ज़्यादा आज का युग कला का युग है। जिस व्यक्ति में कला है, जिस व्यक्ति को किसी तरीके की कला की निभानी आती है, आज के ज़माने में वो सब कुछ कर सकता है। देखिए कला का उद्देश्य क्या है, आपने काम बहुत कम किया, नहीं के बराबर किया, लेकिन आप बोली के कलाकार हैं, लेकिन आप आने वाले अपने अफसर को बोली से इस प्रकार प्रभावित कर लेते हैं तो आप बहुत कुछ पा जाते हैं। और दूसरी तरफ जो कर्तव्य से अपने उत्तरदायित्वों को निभाता है, हमेशा अपने कार्य से जुड़ा रहता है, अगर उसको अपनी की हुई कला का प्रदर्शन करना नहीं आता, बोली के माध्यम से व्यक्त करना नहीं आता, या वो आज के सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा नहीं सकता, तो उसकी कला छिपी रह जाती है। इसलिए आज के युग को कला काल युग न कहकर कला युग कह सकता है, जैसे इस पाठ में आप देख रहे हैं। फिर लेखक ने आगे फिर कहा कि जो ये मदर इन लॉ सास है, इससे पीड़ित 25-30 लोगों की हड्डियां तो मेरे पास पड़ी है। हड्डियों का अर्थ लेखक का फिर व्यंग्य है कि 25 से 30 लोग हैं जो मदर इन लॉ से पीड़ित है, वो मेरे पास आ चुके हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास इस प्रकार की शिकायतें या इस प्रकार के मामले आते होंगे। यहाँ लेखक ने कहा, यहाँ फिर इस उदाहरण में संस्कारों को शास्त्रों ने हरा दिया। कहने का मतलब शास्त्र में जो बातें होती हैं उसी के कारण वो सत्यनारायण की कहानी सुनता है, लेकिन उसे उस कहानी को सुनते हुए देखकर और व्यंग्यात्मक भाषा में कहता है
क्यों रे सत्य की जगह बदल देता है नाम, क्यों रे झूठ नारायण तुमने ये नाटक क्यों किया। तब वो बेचारा ये कहता है कि क्या करता मित्र यार, मेरी साहब मदर इन लॉ का दबाव था। इसके बाद फिर अगला उदाहरण है, जो अब तक तो 2 उदाहरण थे, वो संस्कार और शास्त्रों की, यानी संस्कारों पर शास्त्र भारी थे। अब लेखक अगला बताता है संस्कार और अर्थशास्त्र की लड़ाई में। लेखक एक शहर में जाता है जहां बहुत बड़ी सांस्कृतिक संध्या होती है। वहां उन्हें एक मित्र मिलता है जो साहित्य में रुचि रखता है। लेखक को उस मित्र ने आग्रह किया अपने घर जाने के लिए कि आपको घर चलना है चाय पीने के लिए, लेकिन उसके साथ वो एक बात और जोड़ देता है कि सरिता ने भी कहा है कि आप लेखक महोदय को अपने घर चाय पिलाने के लिए ले जाए। बार बार आग्रह करने के बाद, कहने के बाद लेखक उनके घर पहुंचते हैं। घर जाकर लेखक ने देखा कि बैठक में बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ एक पर्दा लगा हुआ है। पर्दे की तरफ मुंह करके लेखक का मित्र कहता है चाय की आवाज़ लगाता है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और कुछ देर इंतज़ार करते हैं, लेकिन लेखक ने देखा चाय लेकर सरिता आएगी, लेकिन सरिता नहीं आई। थोड़ी देर बाद एक घंटी बजती है, संकल बजती है, जिसका इशारा था कि चाय तैयार है। लेखक जाता है, ट्रे में चाय लेकर आता है और यहाँ लेखक ने सोचा कि सरिता है जो साहित्य पढ़ती होगी और साहित्य लिखने का भी काम करती होगी, क्योंकि उसका मित्र बार बार सरिता की चर्चा कर रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेखक ने देखा कि सांकल बज रही है, सरिता बाहर जा चुकी है और उसका मित्र वो चाय लेकर आ जाता है। तो यहाँ लेखक ने फिर व्यंग्य किया है कि सरिता तो नहीं आई, न तो सरिता आई और न नाली जी आई। यहाँ सरिता का अर्थ लेखक ने किसने ले लिया, नदी से, नाली जो पानी की बहती है। यानी हर जगह लेखक ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से या व्यंग्यात्मक भाषा का ही प्रयोग किया। इस प्रकार लेखक ने देखा कि अगर आएगी, उसके मन के विचार हैं, आएगी तो औरतों के कुछ रटे रटाए हैं, चाय रखेगी, उसके बाद ये कहेगी कि मैंने आपकी कहानियाँ बहुत पढ़ी हैं, कहानियाँ में बहुत हंसी आती है, और फिर अपने पति को भी शामिल कर लेती है कि शामिल करने का लेखक ने यहाँ एक वाक्य लिखा है। जिस प्रकार दंड संहिता, आचार संहिता होती है, ठीक वैसे ही लेखक ने उसे जोड़ दिया है परिवार संहिता या दाम्पत्य संहिता 73 के नियम के अनुसार पत्नी है, अब वो अपनी बातें करती करती अपने पति को भी शामिल कर देती है। तो यहाँ दाम्पत्य संहिता 73 के नियम का लेखक का कहने का मतलब है पत्नी अपनी सारी व्याख्या के साथ साथ धीरे धीरे अपने पति को भी शामिल कर लेती है। लेकिन फिर भी लेखक कहता है जब कोई भी औरत आती है या लेखक के मित्र की पत्नी आती है तो मैं पहले से अपने आप तैयार था कि वो आएगी, ये कहेगी, और उसके बाद अगर घर में कोई बच्चा है तो बच्चे से भी कहा जाएगा कि आप चरण स्पर्श करो। उसके बाद आपको ये अंकल जी हूँ कहानी सुनाएंगे। तो लेखक कहता है मैं भी उन्हीं के रूप नुस्खे तैयार रखता हूँ। बच्चों को कहानी सुनाने के कहते हैं तो मैं उनको राक्षस की कहानी सुना देता हूँ। सास ससुर को सुनाने के कहता है तो मैं कृष्ण सुदामा की कहानी सुना देता हूँ। अर्थात लेखक का कहने का उद्देश्य क्या है, लेखक ये भी कहता है कि मैं जैसी उम्र हो उसके अनुसार नुस्खे तैयार रखता हूँ। यदि वृद्ध अवस्था में है तो उन्हें डायबिटीज का इलाज कर देता हूँ, और बच्चा है तो उसे कुकर खांसी का इलाज कर देता हूँ। यानी हर जगह लेखक ने व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से हर बात को कहा। इस प्रकार ये पहली बार जो लेखक अपने मित्र के घर जाता उस दृश्य का वर्णन है। थोड़े दिनों बाद लेखक कहता है पुनः मुझे उस शहर में जाने का मौका मिला और वही सज्जन मिल गए। उन्होंने पुनः आग्रह किया कि आपको हमारे घर चलना होगा, सरिता जी ने आपको आमंत्रित किया है। लेखक दोबारा चले जाते हैं।
लेखक कहते हैं इस बार कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था, पिछली बार बैठक में जो पर्दा है वो पर्दे वाला दृश्य कट जाता है। फिर वैसे ही लेखक के मित्र ने आवाज़ लगाई कि सरिता जी चाय लेकर आई। थोड़ी देर लेखक कहता है खैर, लेखक मित्र है उसकी पत्नी चाय लेकर आती है। उसने आकर नमस्कार किया, थोड़ी औपचारिकता की बात निभाई और थोड़ी देर बाद वो चली गई, ये कहते हुए कि मुझे विद्यालय जाना है, मेरा समय हो गया। तो जाने के बाद श्रीयुत जो लेखक के मित्र है वो कहते हैं क्या करें, अकेले की कमाई से घर नहीं चलता, इसलिए पत्नी को भी नौकरी करनी पड़ती है। तो लेखक ने यहाँ फिर कहा कि यहाँ फिर अर्थशास्त्र ने संस्कारों को धोबी पछाड़ दिया। धोबी पछाड़ एक कुश्ती का ऐसा दाव होता है जो सामने वाले किसी भी बड़े पहलवान को आसानी से पटकनी दे सकता है। तो यहाँ लेखक ने फिर शास्त्र और संस्कारों के साथ धोबी पछाड़ का एक राजस्थानी कहावत या कुश्ती दंगल के नियम का उल्लेख किया है। इस प्रकार लेखक अपने मित्र यहाँ तीसरे उदाहरण में क्या बताया है, संस्कारों पर अर्थशास्त्र की जीत। एक फिर उदाहरण, एक अंतिम उदाहरण फिर लेखक ने दिया है। इसमें क्या कहता है कि एक लड़का किसी लड़की को भगा ले जाकर और सरकारी शादी कर लेता है। लड़का है वो योग्य था, सुंदर था, नौकरी लगा हुआ था। जो लड़की थी उसके माँ ने पहले तो संस्कारों के आधार पर कोशिश की, हाय तौबा मचाई कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस शादी को नहीं मानूंगी। समाज में सब जगह भाग दौड़ करके और संस्कारों को दिखाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे ये ध्यान आया कि मैंने अपनी लड़की के लिए जो 15,000 रुपये दहेज के लिए रखे हैं, मेरे वो रुपए तो बच गए, इसमें क्या हानि है, मेरा तो रुपये ही नहीं लगा। और यहाँ फिर अर्थशास्त्र ने संस्कारों पर अपना प्रभाव दिखाया और उसकी लड़की है, लड़की की माँ है, वो तैयार हो जाती है कि उसके 15,000 रुपये जैसे थे वैसे के वैसे बच गए, यानी मेरे रुपये खर्च नहीं हुए और मेरे लड़के को सुंदर योग्य नौकरी लगा हुआ लड़का मिल गया, इससे ज़्यादा क्या उसका। यहाँ लेखक ने फिर कहा है कि उस लड़की की माँ का हृदय परिवर्तन किसके कारण हुआ, उन 15,000 रुपयों का, उन अर्थशास्त्र के दबाव के कारण। और लड़की की माँ है वो सहमति दे देती है, तैयार हो जाती है और वो अपने सभी स्नेहीजनों को आमंत्रित करने वालों को और दावत के लिए कार्ड वितरण शुरू कर देती है। इस प्रकार हमने देखा लेखक हरिशंकर प्रसाद जी ने इस पाठ का जो शीर्षक है संस्कारों एवं शास्त्रों की लड़ाई, पहले जो उदाहरण था पहला मुंडन वाला मित्र है, वहां भी शास्त्रों की बातों को कहकर और लेखक का मित्र है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। दूसरा जो उदाहरण है सत्यनारायण की कथा सुनने वाले अपने मित्र का, यहाँ भी लेखक ये कहता है कि वो मित्र भी शास्त्रों के नियमों का उदाहरण देकर के, नियमों का माध्यम बना करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो पहले जो दो उदाहरण हैं उन दोनों उदाहरणों में हरिशंकर जी के अनुसार कि शास्त्रों का प्रभाव ज़्यादा रहा और संस्कार हार गए। फिर अगले जो दो उदाहरण हैं जिनमें पहला उदाहरण है वो जिसमें सरिता नाम की पत्नी होती है, लेखक का एक मित्र होता है, यहाँ लेखक ने फिर कहा कि अर्थशास्त्र फिर जीता। यहाँ लेखक ने एक बहुत बड़ी बात की कि वर्तमान युग में नारी को जो मुक्ति मिली है उसका कारण क्या है। उसका कारण न तो आधुनिकता है, न उनकी व्यक्तिगत विरोध है, न इस जमाने की जो औरतें हैं उनकी क्रांति या आंदोलन है। यहाँ सिर्फ एक ही नारी मुक्ति के आधार है कि
अकेले की कमाई से घर नहीं चल सकता। ये लेखक का बहुत बड़ा व्यंग्य भरा वाक्य है कि नारी को इस जमाने में मुक्ति मिलने का कारण है महंगाई, और उस महंगाई के लिए ऐसा कहा जाता है कि एक अकेले की कमाई से घर नहीं चल सकता। तो लेखक का ये बड़ा कटाक्ष है, बड़ा व्यंग्य है कि नारी मुक्ति के आधार उसने बताया महंगाई, और महंगाई को किससे जोड़ दिया कि एक अकेले व्यक्ति की कमाई से घर नहीं चल सकता। तो यहाँ लेखक ने कई बाण कसे हैं, जैसे धोबी पछाड़, नारी मुक्ति, और नारी मुक्ति का आधार महंगाई, और महंगाई का हल क्या बताया है, और उसमें ये कारण दिया गया है कि एक अकेले व्यक्ति की जो घर का मुखिया होता है उससे काम नहीं चल सकता, अर्थात घर की जो पत्नी हैं, औरतें हैं, उनको भी कुछ न कुछ कमाना पड़ता है। और अंतिम उदाहरण जो है उसमें भी हमने देखा कि एक माँ है, वो रुपयों के लालच में आकर, अर्थशास्त्र के दबाव में आकर, जो पहले संस्कारों की बड़ी बड़ी बात करती है, वो भी अर्थशास्त्र के प्रभाव में आकर और संस्कारों को छोड़ देती है। और इस प्रकार इस पाठ में लेखक ने 4 ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज का हमारा ये पाठ जो था संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई पूर्ण होता है, और मैं इस पाठ के यहीं पूर्ण करने की आपको बता देता हूँ पूर्णता के साथ कि आपको करना क्या है। पाठ के निबंधात्मक प्रश्न को छोड़ते हुए आपको आते लघुतरात्मक, विकलात्मक, विकल्पात्मक जो प्रश्न है वो आपको अपने नोटबुक में तैयार करने हैं। इस प्रकार देखिए, हमारे हिंदी की साहित्य की जो पुस्तक है सरयू, उसके लगभग पाठ पूर्ण होने में सिर्फ एक पाठ बचा है, अंतिम पाठ, जो हम कल पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भारत भी महाशक्ति बन सकता है। आज के पाठ के समापन की मैं घोषणा करता हूं, और आज मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।